1998 में सैन फ्रांसिस्को में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर $70,000 साल का कमाता था और वो एक घर का डाउन पेमेंट सिर्फ 18 मंथ्स में अफोर्ड कर सकता था। 2024 में वही जॉब में अब 130,000 मिलते हैं और अब वो इंजीनियर 5 साल में भी डाउन पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। सैलरी डबल से ज्यादा हो गई, लाइफ खराब हो गई। ये इन्फ्लेशन की कहानी नहीं है। सबको पता है कि प्राइसेस बढ़ती हैं। ये 3 मैकेनिज्म्स के बारे में है जो बैकग्राउंड में तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ के साथ चल रहे हैं और तुम्हें दिखाई नहीं देते। एक बार देख लिए तो तुम्हारा पैसों के साथ रिलेशनशिप कंप्लीटली बदल जाएगा। शुरू करते हैं उस मैकेनिज्म से जो बिल्कुल सामने है लेकिन छुपा हुआ है। जब इकोनॉमिस्ट्स इन्फ्लेशन मेजर करते हैं तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं। साउंड्स ऑफिशियल, साउंड्स न्यूट्रल, लेकिन होता क्या है एक्चुअली? मान लो स्टेक की प्राइस एक साल में 15% बढ़ गई। वो इन्फ्लेशन में दिखना चाहिए ना, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। लेकिन सीपीआई अज्यूम करता है कि तुम स्टेक खरीदना कंटिन्यू नहीं करोगे। ये अज्यूम करता है कि तुम चिकन पर शिफ्ट कर जाओगे और जब चिकन एक्सपेंसिव हो जाएगा तो बीन्स खाओगे। इंडेक्स एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कॉस्ट मेजर करता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड हमेशा नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन बायस और ये फॉर्मूला में बिल्ट इन है। तो जब गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है कि इन्फ्लेशन लास्ट ईयर 3% था, तो एक्चुअली वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग 3% बढ़ी, अज्यूमिंग तुम अपनी लाइफ का स्लाइटली वर्स वर्जन एक्सेप्ट करने को रेडी हो। तुम इमेजिन नहीं कर रहे, गोल पोस्ट्स मूव हो रहे हैं। तुम्हारी सैलरी 3% बढ़ सकती है इन्फ्लेशन के साथ मैच करने के लिए, लेकिन तुम अब भी चिकन खा रहे हो जबकि पहले स्टेक खाते थे। तुम अब भी रेंट पर हो जबकि तुम्हारे पेरेंट्स ने घर खरीद लिया था। नंबर कहता है तुम कीपिंग अप कर रहे हो, एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। और ये तो सिर्फ पहली लेयर है। एक नंबर है जिसके बारे में ज्यादा लोग सोचते नहीं। 1985 में यूनाइटेड स्टेट्स में मीडियन रेंट मीडियन इनकम का लगभग 25% था। आज ये 35% के करीब है। सिटीज में ये 40% या उससे ज्यादा है। ये 10 परसेंटेज पॉइंट का शिफ्ट ड्रामेटिक नहीं लगता जब तक तुम समझ नहीं जाते कि ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर तुम $50,000 साल के कमा रहे हो तो वो एक्स्ट्रा 10% मतलब $5,000 है। ये $5,000 साल का जो पहले सेविंग्स, रिटायरमेंट, इमरजेंसीज या वेल्थ बिल्डिंग में जाता था, अब ये सिर्फ तुम्हारे लैंडलॉर्ड को जाता है। लेकिन यहाँ पे और भी बुरा पार्ट है। रेंट को इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। इसको शेल्टर नाम की कैटेगरी में बंडल कर दिया जाता है, जिसमें होम ओनरशिप कॉस्ट्स भी हैं। और होम ओनरशिप कॉस्ट्स को कैलकुलेट करते हैं ओनर्स इक्विवेलेंट रेंट यूज करके, जो एक पोलाइट तरीका है ये कहने का कि हम गैस कर रहे हैं कि होम ओनर्स खुद को कितना रेंट चार्ज करेंगे अगर वो खुद से रेंट पर रहें। ये फिक्शनल है और ये ऑफिशियल नंबर्स में हाउसिंग की रियल कॉस्ट को सप्रेस करता है। तो इन्फ्लेशन कहता है 3%, तुम्हारा रेंट बढ़ता है 8%, तुम्हारी सैलरी बढ़ती है 3%। तुमने अभी 5% अपनी लाइफ का लूज कर दिया। और क्योंकि रेंट सबसे बड़ा सिंगल एक्सपेंस है उन लोगों का जो 40 से कम उम्र के हैं, तो ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंटरपीस है कि तुम्हारी सैलरी क्यों इवेपोरेट होती हुई फील हो रही है। लेकिन चाहे तुम रेंट सॉल्व कर लो, एक तीसरा फैक्टर है जो कंप्लीटली डिफरेंट टाइम स्केल पर काम करता है। मान लो तुम्हें इस साल 4% रेज मिला, कंग्रेचुलेशंस, तुम इन्फ्लेशन के साथ कीप अप कर रहे हो। लेकिन टैक्स ब्रैकेट्स हमेशा इन्फ्लेशन के साथ मूव नहीं करते, और जब करते हैं तो उतनी तेजी से नहीं करते जितनी चाहिए। इसको कहते हैं ब्रैकेट क्रीप, और ये एंटायर टैक्स सिस्टम में सबसे क्वाइट वेल्थ ट्रांसफर्स में से एक है। ऐसे काम करता है। इमेजिन करो तुम $60,000 कमाते हो और तुम 22% फेडरल टैक्स ब्रैकेट में हो। तुम्हें 4% रेज मिलता है, अब तुम 62,400 कमा रहे हो। लेकिन वो एक्स्ट्रा इनकम तुम्हारी सैलरी का कुछ पार्ट हायर ब्रैकेट में पुश कर देता है। मान लो 24% ब्रैकेट 61,000 से शुरू होता है। इसका मतलब है कि जो रेस तुमने अभी मिला उस पर टैक्स हायर रेट पर लग रहा है उस इनकम से जो तुम पहले से कमा रहे थे। तुम्हें 4% रेज मिला, इन्फ्लेशन 3% था, तुम 1% अहेड होने चाहिए, लेकिन टैक्सेस के बाद तुम ब्रेक इवन कर रहे हो या लूज कर रहे हो। और ये अज्यूम करता है कि ब्रैकेट्स इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किए गए थे। कुछ साल होते नहीं, कुछ साल कांग्रेस एडजस्टमेंट पास ही नहीं करती या छोटा सा पास करती है, जिसका मतलब है तुम्हारा रेज एक्चुअली रेज नहीं है। ये तुम्हारी फ्यूचर परचेसिंग पावर से ट्रेजरी में एक ट्रांसफर है। कोई इसको अनाउंस नहीं करता, कोई हेडलाइन नहीं है, बस तुम पुअर फील करते हो और एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्यों।
अब जूम आउट करते हैं। ये तीनों फोर्सेस आइसोलेशन में काम नहीं करते, ये स्टैक होते हैं। तुम सेम फूड का चीपर वर्जन खा रहे हो सब्स्टिट्यूशन बायस की वजह से। तुम हाउसिंग के लिए ज्यादा पे कर रहे हो, लेकिन इन्फ्लेशन कहता है मॉडरेट है। और तुम्हारा रेज जो तुम्हें अफ्लोट रखना था, उस पर हायर रेट से टैक्स लग रहा है क्योंकि ब्रैकेट्स कीप अप नहीं कर पाए। साल के एंड में तुम्हारी सैलरी बढ़ी, ऑफिशियल इन्फ्लेशन नंबर रीजनेबल था, और समहाउ तुम्हारे पास कम मार्जिन है उससे जो 12 महीने पहले था। इसलिए लोग फील करते हैं कि वो तेजी से भाग रहे हैं और फिर भी पीछे जा रहे हैं, क्योंकि जा रहे हैं। और सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये विजिबल हो। तो क्या करो? ट्रेडिशनल एडवाइस है कि अपनी इनकम बढ़ाओ, बेटर जॉब लो, हार्डर नेगोशिएट करो, साइड हसल बनाओ। और हाँ, ये काम करता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे अनकंफर्टेबल पार्ट है। अगर पूरी लैडर ही सिंक हो रही है तो फास्टर क्लाइम करना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, ये बस रियलाइजेशन को डीले करता है। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि एक सिस्टम के अंदर ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए जो परचेसिंग पावर इरोड करने के लिए डिजाइंड है। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी सैलरी वाला इंसान, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अब एक्चुअली ड्यूरेबल वेल्थ बिल्ड कर सकता है बिना उन एसेट्स को ओन किए जो उसकी पेचेक से तेजी से इन्फ्लेट होती हैं? क्योंकि एक पॉइंट पर सैलरी वेल्थ का पाथ नहीं रहती, ये सर्वाइवल का सब्सक्रिप्शन बन जाती है। और सिर्फ वही लोग एस्केप कर पाते हैं जो सैलरी पर डिपेंड करना बंद कर देते हैं। 1998 में वो $70,000 की सैलरी एक फ्यूचर खरीदती थी। 2024 में 130,000 टाइम खरीदता है। और क्लॉक हमेशा चल रही है।